न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 1 फरवरी 2026 में भारत करेगा एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया लोगो। इसी महीने लॉन्च होगा एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। बिहार में अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन बिहार में आया तो घुसपैठिए बढ़ेंगे, एनडीए आया तो बढ़ेगा बिहार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टिकटॉक डील पर करेंगे बातचीत। दोनों देशों के बीच बन सकती है सहमति। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीतकर भारत का खोला खाता। फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीडन के खिलाड़ी को 9-1 से दी मात। और एशिया कप के अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत ओमान की भिड़ंत। सूर्य कुमार की टीम आज कर सकती है बैटिंग ऑर्डर में प्रयोग। ओमान पहली बार करेगी भारत का सामना। आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करने वाला है। इसका लोगो रिलीज कर दिया गया। एआई इम्पैक्ट समिट पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश द्वारा आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह महत्वपूर्ण सम्मेलन ब्रिटेन, कोरिया और फ्रांस जैसे देशों में आयोजित हो चुका है। अब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर की सरकारें और उनके विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। ये समिट 3 सूत्रों पर आधारित होगा: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर चर्चा की जाएगी। और 19-20 फरवरी 2026 को भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी किया जा चुका है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एआई इम्पैक्ट समिट का लोगो लॉन्च किया। साथ ही अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेकर आएगी। नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि आम लोगों की पहुंच तकनीक तक हो पाए। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में 500 से अधिक एआई डेटा लैब स्थापित कर रही है। Also like to present before you an AI governance framework. More than 3,000 consultations were held over a very long period to come up with this entire framework. So that framework we will be launching in the coming days, hopefully before 28 September. Our thinking is very much a good balance of innovation and regulation, a good balance of taking science and technology forward and making it safe and trusted. A good balance of making sure that common citizens get access to technology and developing the deep R&D capabilities that we need. ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिए बनाए गए नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम के प्रचार और नियमन संबंधी नियमों को सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम रूप से तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और उससे पहले हम इंडस्ट्री के साथ एक और दौर की चर्चा भी करेंगे। Promotion and regulation of online games, that act which was passed by the parliament. We have engaged with the industry. We have had multiple discussions with them. We have been having discussions with them for last almost 3 years.
And after passing the law, once again we engaged with them. We also engaged with the banks. We engaged with practically every stakeholder possible in this, and we have finalized the rules. The rules will be promulgated with effect from 1st October. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी दिल्ली में एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक का उद्देश्य कृषि मशीनरी और उपकरणों पर हाल ही में घोषित जीएसटी दरों में कमी के निर्णय पर चर्चा करना, किसानों तक इसके लाभों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना और सुधार उपायों के सुचारू क्रियान्वयन की रणनीति बनाना होगा। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में कमी से ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की कीमतें किसानों के लिए 7 से 13% तक घट जाएंगी। वहीं सब्सिडी योजनाओं और घटे कराधान का दोहरा लाभ किसानों को मिलेगा। बैठक में ट्रैक्टर और कृषि यंत्रीकरण संघ, कृषि मशीनरी निर्माता संघ, अखिल भारतीय कंबाइन हार्वेस्टर निर्माता संघ और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। और आइए बात करते हैं बिहार से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति तय करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने रोहतास और बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और दावा किया कि भाजपा बिहार में 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी। अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन यदि बिहार में आ गया तो घुसपैठिए बढ़ेंगे और एनडीए आएगा, साथ ही साथ बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राहुल बाबा किसी अन्य राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए? घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूएई के दौरे पर हैं और इस दौरान पीयूष गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नायान के साथ निवेश के मुद्दे पर भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल में वहां के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जयौदी, अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग के अध्यक्ष अहमद जसीम अल जाबी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। भारत की ओर से विभिन्न मंत्रालयों, आरबीआई और इन्वेस्ट इंडिया सहित प्रमुख मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। दोनों पक्षों की वार्ता में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की प्रगति की समीक्षा की गई, जिससे पिछले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $100 अरब तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच गैर तेल और गैर कीमती धातुओं का मौजूदा व्यापार $55 अरब का है, जिसे अगले 3 वर्षों में $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2025 की पहली छमाही में ही गैर तेल क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल 34% बढ़कर लगभग $38 अरब के पार पहुंच गया है। The Comprehensive Economic Partnership Agreement had set a target of expanding trade to $100 billion, which we have achieved last year. Now we have changed and expanded that target, that in the non-oil, non-precious metal sector, we should attempt to go up to $100 billion, which is almost doubling the non-oil, non-precious metal trade in the next 3 to 4 years. And we are working towards finding greater markets in UAE and through UAE in other areas in this region. और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूएस के साथ टैरिफ वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते के
दो मित्र देशों के बीच एक मजबूत, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी इसे बताया। US discussions with the assistant USTR happened 2 days back. They were productive and are working on the right track. The US relationship is a very strong, comprehensive, strategic partnership between two friendly countries. और केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने मानक से कम गुणवत्ता और नकली दवाओं की सूची जारी की। अगस्त 2025 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अगर समझें तो केंद्रीय औषध प्रयोगशालाओं ने 32 दवाओं के जो नमूने हैं उनके मानक से उन्हें कम गुणवत्ता वाला पाया, जबकि राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 62 दवा नमूनों को NSQ घोषित किया। इन नमूनों को गुणवत्ता मानकों में असफल पाए जाने के आधार पर चिन्हित किया गया। किसी दवा नमूने की असफलता केवल उसी बैच तक सीमित होती है और इसका असर बाजार में उपलब्ध अन्य दवा उत्पादों पर नहीं पड़ता। इसके अलावा अगस्त 2025 में बिहार से लिए गए 3 दवा नमूनों नकली पाए गए और ये दवाएं बिना अनुमति के ऐसे निर्माताओं द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने किसी अन्य कंपनी के ब्रांड नेम का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और संबंधित नियमों के तहत मामले की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं CDSCO का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई राज्य औषध नियंत्रकों के सहयोग से नियमित रूप से की जाती है ताकि बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और मरीजों तक केवल सुरक्षित और प्रभावी दवाएं पहुंच पाएं। खबर उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकास खंड नंदानगर से, जहां बीते दिन बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अभी तक कुल 10 लापता लोगों में से 2 के शव बरामद किए गए। बाकी लापता लोगों को मलबे से निकालने के लिए SDRF, NDRF, सेना, ITBP की मदद ली जा रही है। शासन प्रशासन के द्वारा नंदानगर के मार्ग को सुचारू करने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। शासन और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अलावा जनपद के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में सबसे पहले आपदा प्रभावित लोगों को वापस पटरी पर लाना है। वहीं 10 घायलों को हेली के माध्यम से रेफर किया गया, जबकि 2 घायल जो हैं उनका स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है और कुंतरी में बचाव टीम द्वारा कुंवर सिंह को सुरक्षित बचा लिया गया। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज टिकटॉक के भविष्य को लेकर बातचीत होने जा रही है। इस बातचीत की जानकारी खुद ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस मामले में समझौता काफ़ी हद तक करीब है। उन्होंने कहा कि वो शी जिनपिंग से इसलिए बात करेंगे ताकि टिकटॉक पर कुछ फाइनल हो पाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें टिकटॉक पसंद है और इसके जरिए उन्हें तनाव जिताने में भी काफ़ी मदद हुई थी। So what we're doing, and we're speaking to President Xi on Friday to see if we can finalize something on TikTok, because there is tremendous value, and I hate to give away value, but I like TikTok. It helped get me elected. In fact, Charlie said, "Sir, you ought to get on TikTok. You'd be great." I said, "Really? Tell me about TikTok." And we, as you know, we did unbelievably well with youth, but on a much bigger scale, we're pretty close to a deal. We may do an extension with China, but it's an extension based on the same terms that we have right now, which are pretty good terms. और अब बात GST की। वस्तु और सेवा कर में किए गए नई पीढ़ी के सुधारों का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय से समाज के सभी वर्ग जो हैं वो खुश हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। देखिए रिपोर्ट। जीएसटी में नई पीढ़ी के सुधार से मोदी सरकार ने देश की जनता को जो ऐतिहासिक उपहार दिया है, उसका उत्साह समाज के हर वर्ग में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्यू जनरेशन जीएसटी नाम से एक सभा का आयोजन किया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। जीएसटी पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्साहित किया और स्लैब में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। There was a time about 8 months ago, Honorable Prime Minister invited me and said,
look, I want you to do something about GST. First of all, we didn't want 4 rates. But were we ready to get into 1 rate situation as yet? Not yet. Maybe sometime in future. So we brought together the entire set of commodities and understood it from 5 different parameters. One, is it going to help the poor, the middle class? By bringing the item down in terms of taxable rate, are we benefiting the poor and the middle class? If yes, yes, we'll do it. And therefore the second parameter was, will it help the middle class to meet their aspirations? If it will, yes, we will reduce that. The third was, will it help farmers? Most often, when we were looking during the 8 years into matters related to farming community, it would be that that item on which the rate consideration had to happen, it used to come under the dual use category. Farmers use it, but others also use it. न्यू जनरेशन जीएसटी पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्लैब में सुधार के लिए पिछले 8 साल से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। The new generation GST reforms is a thorough review and a proposal which resulted in a proposal after the review. So the thorough review is what? In the last 8 years, keeping the framework intact, which was a framework formed at the stage of introducing GST, and we kept improving it in the last 8 years. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 2.0 को लेकर 6 सवालों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ जारी किया है। इसका उद्देश्य 22 सितंबर को लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के बारे में लोगों को बेहतर ढंग से जानकारी देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल खबरों में वक्त छोटे से ब्रेक का है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात डीडी न्यूज़ की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इसी कड़ी में आज बात होगी पैरा खेलों से जुड़ी हुई, जिसमें पिछले कुछ सालों में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। प्रधानमंत्री के मेंटरशिप और नीतिगत पहल से पैरा खेलों में भारत ने एक नई ऊंचाई हासिल की। प्रधानमंत्री की पैरा एथलीटों के साथ बातचीत ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। वहीं समाज में भी पैरा खेलों के प्रति जागरूकता आई है। देखिए रिपोर्ट। पैरा खेलों में पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। प्रधानमंत्री की मेंटरशिप,
नीतिगत पहल और पैरा एथलीटों के साथ व्यक्तिगत बातचीत ने न केवल भारत को पैरा खेलों के क्षेत्र में मजबूत किया है, बल्कि समाज में समावेशिता और प्रेरणा को भी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस पैरालंपिक के लिए रवाना होने से पहले भारतीय दल के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री की पैरा एथलीटों के साथ बातचीत ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और समाज में पैरा स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता फैलाई है। जब हम लोग टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए कैंप में थे और हम लोग सब बायो बबल में थे, तब हर स्पोर्ट्स में से कुछ एथलीट्स से मोदी जी इंटरेक्शन कर रहे थे और उसी में उन्होंने ये मोटिवेट करा कि इट डजेंट मैटर अगर आप जीतो या आप हारो, आप अपना बेस्ट दो और आप खुल के खेलो। जब आप वहाँ जाओ, आप में डर नहीं होना चाहिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया और उनकी कहानियों को सुना। प्रधानमंत्री के मित्र रूपी स्वभाव को देखते हुए ही पैरा एथलीट योगेश कथुनिया ने पीएम की फुल फॉर्म ही बदलते हुए प्रधानमंत्री को परम मित्र ठहरा दिया। सर, आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री कई बार पैरा एथलीटों की कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई नीतिगत और संरचनात्मक बदलाव भारत में पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। 2023 में शुरू हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पैरा एथलीटों की प्रतिभा को पहचानने का मंच बना। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत पैरा एथलीटों को वित्तीय सहायता, विश्व स्तरीय कोचिंग और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। वहीं कुछ निजी संगठनों ने भी पैरा एथलीटों के लिए स्कॉलरशिप और हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए हैं, जो भारत की खेल संस्कृति को और मजबूत करते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैरा एथलीटों को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने में बड़ा योगदान है। और वहीं एशिया कप 2025 में अब तक अपराजित रही भारतीय क्रिकेट टीम आज अपना अंतिम ग्रुप मुकाबला आबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगी। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और वो खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। भारत ने ग्रुप स्टेज में अब तक खेले दोनों मुकाबले बेहद आसानी से जीते। वहीं ओमान की टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी तक ओमान के खिलाफ एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। ऐसे में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ओमान के खिलाफ मैच खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरेगी। ओलंपियन अंतिम पंघाल ने क्रोएशिया के जाग्रेब में जारी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाया। अंतिम में महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत को ये गौरव दिलाया है। अंतिम ने स्वीडन की 2 बार की यूरोपियन चैंपियन योना मालग्रेम को ब्रॉन्ज मेडल में मैच में शानदार अंदाज में 9-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही वो विनेश फोगाट के बाद सिर्फ दूसरी भारतीय महिला पहलवान बन गई जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 से अधिक पदक जीते हैं। अंतिम ने इससे पहले भी 2023 बेलग्रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, जहां उन्होंने इसी प्रतिद्वंदी को 16-6 से हराकर पोडियम फिनिश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़ी अनकही कहानियां, चाय बेचने के संघर्ष से लेकर मुसीबत में लोगों की सेवा करने तक अनेक ऐसे लम्हे हैं जिनसे लोग अनजान हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर ने मेरा देश पहले एक संगीतमय शाम के जरिए लोगों तक पहुंचाए और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी खास झलक के साथ। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति और सत्ता से परे एक अनकही कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने दिलों को छुआ, भावनाओं को जगाया और सपनों को प्रेरित किया। मेरा देश पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़ी अनकही कहानियां आज नई दिल्ली में जीवंत हो उठी।
इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैं ये समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जीवन 140 करोड़ भारतीयों के लिए, पूरे विश्व के लिए और विशेष रूप से हम जैसे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। गीतकार और कहानीकार मनोज मुंतशिर द्वारा परिकल्पित और प्रस्तुत ये भव्य संगीतमय गाथा एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल गई। इस शाम में काव्यात्मक कहानी वाचन के साथ लाइव संगीत और भावपूर्ण प्रस्तुतियों का मिश्रण था, जिसने दर्शकों को सपने देखने, आकांक्षा रखने और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जीवन जिस प्रकार से देश सेवा में लीन रहता है और जिस प्रकार से सादगी के साथ प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेस्ट्रेन रख के अपने निजी जीवन में रहते हैं, वो हम सबके लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सीखने का विषय है। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जो मोदी जी के जीवन काल में आई और अभी तक शायद लोगों को नहीं पता कि ऐसा ही नहीं है कि मेरा देश पहले, जो एक भावना है वो किस तरीके से उत्पन्न होती है, ये एक अपने आप में मोदी जी की स्टोरी बताती है। हमारे यहाँ कहा जाता है जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है वो बचपन से ही पता लगता है। बचपन से ही मोदी जी संघर्षशील रहे, समर्पित का प्रतीक रहे। उनके माताजी ने, उनके परिवार ने जिस प्रकार से उनको पालन किया और बचपन से ही संघ परंपरा से ओतप्रोत हो गए हैं और भारत माता की सेवा में नियत हैं। मोदी जी के सत्ता में आने से वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व में भारत का एक वैभव का प्रकटीकरण हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े कम ज्ञात अध्यायों को खूबसूरती से उजागर किया गया, जो दृढ़ संकल्प, त्याग और अडिग संकल्प की यात्रा थी। प्रभावशाली वर्णन, मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों और मार्मिक प्रदर्शनों के साथ ये धैर्य, दूरदर्शिता और प्रेरणा का उत्सव बन गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जीवन गाथा रही है, उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ी चीज, अगेंस्ट ऑल ऑड्स आगे बढ़ना, उठना। हम सबके पास अपने एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई देखो, मैं जीवन में कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियां थी, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, छोटे से शहर में पैदा हुआ, वहाँ कुछ मौके नहीं थे, अवसर नहीं थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। इतने जब बहाने होते हैं ना, तो आपको एक बार श्री नरेंद्र मोदी की कथा, उनकी जीवनी पलट के देखनी चाहिए कि जो हमारे पास है ना, उससे भी कम उनके पास था। और उन्होंने न सिर्फ अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने देश को गौरवान्वित किया, बल्कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार तीसरी बार बैठे। इस शो ने दर्शकों के दिलों में ऐसी यादें छोड़ दी जो लंबे समय तक उनके दिलों में बनी रहेंगी। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।